हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। जोरावर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 8638008832, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, जहां पर इंप्रेशन छोड़ जाएं आप, है ना। प्रभावात्मक अनुशासन की बात हो रही है कि ऐसा अनुशासन जो आप किसी प्रभाव, अपने प्रभाव से, अपने बिहेवियर के प्रभाव से, अपने द्वारा किए गए कामों से आप लोगों को प्रभावित कर सकें और उस हिसाब से वो डिसिप्लिन में आए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने दबाव डाल दिया, प्रेशर डाल दिया बच्चों पर कि नहीं आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपने लेक्चर दे दिया, आपने पनिशमेंट दे दी। इस तरह के डिसिप्लिन की लोग बात नहीं करते हैं। इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन जो है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, इसका कहना ये होता है कि आप जो है इतना ज्यादा प्रभाव छोड़िए अपने बच्चों पर, आप एज ए टीचर इतने ज्यादा आइडल बन जाएं बच्चों उनके लिए कि बच्चे आपको फॉलो करें खुद ब खुद। अपने अंदर से आना चाहिए वो डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब आपके प्रभाव में आकर बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाए, ये है। तो यहाँ पर स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं 4: रियलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रेगमेटिज्म। यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद और प्रगतिवाद। तो देखिए इस पर फोकस किया था आइडियलिज्म ने, यानी कि बी आदर्शवादियों ने, क्योंकि आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग हर चीज जो है वो आदर्श की तरह देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। मतलब रियल चीजों की बात नहीं करते हैं। कई जगह पर हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये लोग मानते हैं कि नहीं, हमने कुछ ये रूल सेट कर दिए, हमने कुछ आदर्श बनाए हैं, इन्हीं आदर्शों पर आप चल सकते हैं और इस तरह की चीजें आप कीजिए। आदर्शवादी बहुत ही आइडियलिस्टिक होते हैं, मतलब वो हर चीज को परफेक्ट समझते हैं और उसी परफेक्शनिज्म पर वो काम करना चाहते हैं कि वो लाया जा सकता है, लेकिन रियलिटी की पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये भी कहते हैं कि नहीं भी, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, आप इतना अच्छा प्रभाव छोड़िए बच्चों पर अपने बिहेवियर के थ्रू कि बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाए। तो ये है आदर्शवादी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ विच ऑफ 3 अर्नस्टवाइल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम है, इसके अंदर 3 स्कीम्स समाहित हैं। कौन कौन सी स्कीम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर एसएससी की फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, रूसा मीन्स राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और रमसा मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन जिसको हम टीई भी बोलते हैं, और मिड डे मील तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम है ये बेसिकली प्री स्कूल से स्टार्ट होकर 12th तक की क्वालिटी एजुकेशन पर इसका ध्यान है, समग्र शिक्षा जो प्रोग्राम है। और इसमें 3 प्रोग्राम्स को जो है क्लब किया गया है, और वो 3 प्रोग्राम है एसएससी, रमसा एंड टीचर एजुकेशन, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो इसकी हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्शन रिसर्च इज मेनली यूजफुल टू, मतलब एक्शन रिसर्च जो होती है वो किस लिए होती है ना, ये आपको बताना है। टू डेवलप द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को विकसित करने के लिए। अप्लाई द रिजल्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन, जो भी आपके पास रिजल्ट आया है वो सारी पॉपुलेशन पर लागू कर देना है आपको। फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसीज, या फिर आपको सिद्धांत या नीतियां या योजनाएं बनानी है। इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस, या फिर आप शैक्षिक क्रियाओं में सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए आप एक्शन रिसर्च करना चाहते हैं। तो एक्शन रिसर्च एक पहली बात तो छोटे लेवल पर होती है, इसको आप क्लासरूम में कर सकते हो, टीचर के द्वारा की जाती है। अगर आपको डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है और बहुत सारे टूल्स या उसकी जरूरत नहीं होती है इसमें, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू और बहुत थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होती है इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए, मतलब एजुकेशनल प्रैक्टिस को सुधार के लिए। मतलब अगर आपने देखा है कि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास के एक चीज में ठीक नहीं है, फिर आप कोशिश करते हैं कि उसको सुधारा कैसे जाए, आप एक प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं पूरा 1 हफ्ते की, 4-5 दिन की, और उसके बाद एक मतलब प्लान लेकर आते हैं कि हम ये अप्लाई करेंगे तो चीज ठीक हो जाएंगी। तो ये होती है। तो इसको हम एंटायर पॉपुलेशन की बात नहीं कर सकते, वो बड़े लेवल पर रिसर्च होती है, ये एक्शन रिसर्च बहुत ही छोटे लेवल पर होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डैश लर्निंग इज अ मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेबिलिटीज अंडर अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, तो कौन सा अधिगम जो है, किसका अधिगम बाहरी हालातों के अंतर्गत सापेक्षिक रूप से निर्धारित क्षमताओं के रूप में वृद्धि और वयस्कता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सटर्नल कंडीशन की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ कुछ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेबिलिटीज होती हैं ग्रोथ और मैच्योरेशन की, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने है, लिसनिंग है, राइटिंग है, कम्युनिकेशन है या फिर स्पीकिंग है। ये सुनना हो गया, लेखन हो गया, कम्युनिकेशन संप्रेषण हो गया और स्पीकिंग हो गया। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग।
राइटिंग में आपको फाइन मोटर स्किल्स भी चाहिए होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी होती है। आपकी उंगलियां जब तक कैपेबल नहीं होंगी पेंसिल पकड़ने के, वो मोटर स्किल्स जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगी, तो आप राइटिंग नहीं कर सकते हैं। और राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको पहले स्लांट लाइन और जो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। फिर उनको शब्द लिखने मतलब वर्ण लिखने स्टार्ट किए जाते हैं, फिर अल्फाबेट्स लिखते हैं बच्चे। मतलब एक पूरी एक्सटर्नल कंडीशन की जरूरत होती है। और साथ ही साथ अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप्ड नहीं है तो आप राइटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब उंगलियों की पकड़ जो है, उन मसल्स की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन आएगा बी, राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग ए लर्निंग कल्चर इन स्कूल। तो स्कूल में एक लर्निंग कल्चर को डेवलप करने के लिए इनमें से क्या जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है, सबसे बेस्ट तरीके से क्या डिफाइन करता है। पहला है लर्निंग आउटकम, की अधिगम के परिणाम जो होते हैं, जो निकल कर आते हैं आपके सामने, वो एक कॉमन विजन, एक सामान्य दृष्टि के साथ चलना कि ये इस चीज में होता है, हम एक कॉमन चीज लेकर चल रहे हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप क्या क्या चीजें चाहते हैं पूरे स्कूल में, एक पूरा प्लान आप तैयार कर लेते हैं। या फिर टीम लर्निंग, तो देखो यहाँ पर लर्निंग कल्चर की बात हो रही है, लर्निंग कल्चर को डेवलप करना है आपको, तो आप यहाँ पर प्रमोट करेंगे टीम लर्निंग, क्योंकि इससे जो है लर्निंग फैसिलिटेट होती है। ये सारे ऊपरी चीजें होती हैं। लर्निंग आउटकम तो लर्निंग के बाद का केस है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं लर्निंग कल्चर पर। अगर लर्निंग आउटकम खराब आए आपके पास तो आप सुधार करेंगे वापस जाने के लिए। लर्निंग कल्चर की बात हो रही है, तो कॉमन विजन और स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो होते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड पे होते हैं, ये पहले तैयार की जाती हैं। लेकिन जब लर्निंग कल्चर आपको डेवलप करना है, जिस कल्चर में लोग पढ़ना सीखें, तो अगर आप टीम लर्निंग प्रमोट करेंगे, टीम के रूप में पढ़ेंगे, तो कोऑपरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें सीखते हैं और एक लर्निंग कल्चर जो है वो तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिविटी एंड इनक्विजिटिवनेस इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड बाय। तो ये किसके थ्रू डेवलप किया जा सकता है, मतलब सृजनात्मकता या फिर जिज्ञासा का विकास आप कैसे कर सकते हैं। लेक्चर मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन से, रोल प्ले से या ऑब्जर्वेशन से। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से भी नहीं होगा, वो तो जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ है नहीं करने को वहां पर, आप सिर्फ खड़े होकर दूर से देख सकते हैं, पास से देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में भी इतना स्कोप नहीं होता है क्रिएटिविटी का, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट में आपको एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है। सपोज आप साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने सीखा हुआ है, आप अब सबको डेमोन्स्ट्रेट करके उसको दिखा रहे हैं, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। जहां पर रोल प्ले की बात आती है, इन सब में रोल प्ले इज बेटर, जहां पर क्रिएटिविटी या जिज्ञासा आप बढ़ा सकते हैं बच्चे की। आप रोल प्ले के थ्रू थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबल दे सकते हैं कि ठीक है आपका ये रोल है, ये कैरेक्टर आपको प्ले करना है। अब अपने हिसाब से देखो कि आप किस तरह से वो रोल प्ले एग्जीक्यूट करोगे। आपने 5-5 के ग्रुप बना दिए या फिर पूरी कक्षा को जो है 2 भागों में बांट दिया, उसके बाद आप रोल प्ले के लिए टॉपिक दे दिया, तो बच्चे खुद क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आपके सामने आकर रोल प्ले करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, मतलब आकलन की प्रधानता क्या है। डायग्नोसिस और फीडबैक है, इंप्रूविंग स्कोर्स को इंप्रूव करना है, बच्चों को रैंक करना है, या स्टूडेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है, तो असेसमेंट हम करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप डायग्नोसिस करते हैं, साथ ही साथ आपको जो फीडबैक मिलता है उसके ऊपर जाकर आप फिर से प्लानिंग करते हैं। जो भी फीडबैक रहा बच्चों का, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुधार करने की कोशिश करते हैं अपने मेथड्स को, और फिर उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंप्रूविंग स्कोर्स, रैंकिंग स्टूडेंट्स, ये थोड़े नेगेटिव कमेंट्स हैं, और डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नेगेटिव, तो ये तो आप देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपिंग वन सेल्फ एज ए स्कूल टीचर। तो कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू आप एक स्कूल टीचर या स्कूल लीडर बन सकते हैं, इनमें से बताना है। तो थोड़े से पॉजिटिव चीजों की तरफ देखेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग, बीइंग रिजिड एंड कम्युनिकेशन। अब क्योंकि रिजिड आ गया तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए स्कूल टीचर में या लीडर में, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में नेगेटिव थिंकिंग आ गया, तो ये भी कट जाएगा। अब बात आई बी और डी की, यानी कि एटीट्यूड, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स एंड स्किल्स तो कॉमन ही है भाई, ठीक है। इस तरह की एक मतलब व्यवहार, दृष्टिकोण, कौशल तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। स्किल्स तो होनी चाहिए, आपका एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए किसी चीज को लेकर। जब तक आपके पास कोई दृष्टिकोण ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों को कैसे फॉलो करवाने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। मजबूर इन द सेंस कि आपके विचारों से लोग आपकी तरफ झुकें, आपको अपना लीडर समझें, वो होता है। तो वो आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। अब बात है कम्युनिकेशन और नॉलेज के बीच, तो हम कम्युनिकेशन और नॉलेज में नॉलेज को प्रेफरेंस देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे कम्युनिकेशन यहाँ पर मतलब सटीक नहीं बैठता है यहाँ पर देना वर्ड, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर
ये जो नॉलेज है ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अगर लीडर के पास नॉलेज नहीं है तो वेस्ट है। जहां तक स्किल्स की बात है तो क्वेश्चन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, अगर हम देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो नॉलेज इज बेटर देन कम्युनिकेशन अगर कंपेयर करें हम इनको ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, what are the 2 important attributes of self required for becoming an effective leader? एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए इनमें से आपको क्या चाहिए? अपने मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ, ये सेल्फ के आपके सेल्फ में क्या होना चाहिए? आप डिस्ट्रप्टर और कंप्लेनिंग एटीट्यूड के होने चाहिए, तो ये तो कट ही जाएगा। अब 3 बचे, इनिशिएटर और पॉजिटिव लुक, ऑर्गेनाइजर और प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर। तो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है, स्कूल में बनना है, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, लीडर हमेशा आगे चलता है ग्रुप में, वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करता है, उनको मोटिवेट करता है कुछ भी करने के लिए, अपने पीछे चलने के लिए। और मतलब अगर सही गलत, मतलब ऑब्वियसली लीडर हर तरह के होते हैं, कुछ लीडर्स बहुत गलत होते हैं, लेकिन जैसे हिटलर भी था, वो भी एक लीडर बनकर उभरा था, लेकिन फिर भी उसने लोगों को इतना अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, अपने भाषण से कह लीजिए, अपने काम से कह लीजिए, जो भी है, फिर लोगों ने उसको फॉलो किया। तो लीडर किसी भी तरीके का हो सकता है। सबसे पहली चीज होती है कि उसको इनिशिएटर होना चाहिए। स्टार्ट तो वही करेगा ना, ऐसे भीड़ को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको एक डायरेक्शन देनी आपको ही पड़ेगी, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। प्लस एक पॉजिटिव आउटलुक आपके पास होना चाहिए, एक सकारात्मक आउटलुक होना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए किसी चीज को करने का। यहां पर स्कूल की बात हो रही है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि इस चीज में ये पॉजिटिविटी है, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, What was the need behind initiating the process of conducting the National Achievement Survey? तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट हुआ था, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको बताना है। टू असेस द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन जानने के लिए कितनी जनसंख्या है उसका आकलन करना था। टीचर की नॉलेज को जानने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को देखने के लिए, या फिर चिल्ड्रंस की नॉलेज को टेस्ट असेस करने के लिए। तो ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग आउटकम्स को पहचानने के लिए। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर जो है कुछ लर्निंग आउटकम्स जो है वो सेट किए गए कि इंग्लिश के ये होंगे, हिंदी के ये होंगे, और पर क्लास के अकॉर्डिंग सेट किए गए और उनको छपवा कर हर मतलब काफी लैंग्वेज में छपवाया गया और फिर स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया कि आप लोग इसको स्कूल में पेस्ट कराएं, जो भी है। कुछ सेट लर्निंग आउटकम, जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लिसनिंग में आपको ये आना चाहिए, आपको छोटे वाक्य पढ़ने आने चाहिए, मतलब रीडिंग में पढ़ना आना चाहिए आपको इतना इतना। तो हर क्लास के अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम्स कुछ सेट किए गए हैं और टीचर्स को ये बोला जाता है कि आपको इन लर्निंग आउटकम्स पर जो है काम करना है और ये लर्निंग आउटकम्स आपको अचीव करने ही करने हैं, ठीक है। तो guys, this was the video for today. I hope you like it, and again thank you for watching the Zorawar classes.